हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे, है ना, जो कि 2022 के पेपर का था। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन को भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डिटेल। मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ऑब्वियसली फिगर भी बनाना होगा, है ना। सेकेंड पार्ट में है एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड को बताना है और न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन को बताना है ना। तो चलिए एक एक करके दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मतलब एक कुछ ऐसे जा रहा है स्ट्रक्चर, है ना, और दूसरा कुछ ऐसे जा रहा है, इसीलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके पहले में दो, फिर चार, फिर यहाँ पे दो, कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, एक एक करके ये जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है सबका फंक्शन हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो उसको हम लोग डबल हेलिक्स बोलते हैं। डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स अ ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज डबल हेलिक्स। मतलब ये ट्विस्टेड लैडर लाइक मतलब कि सीढ़ी की तरह ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए इसको हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, मोनोमर यूनिट है। ठीक है, विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके हेल्प से ही डीएनए बनता है। ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ ए शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, हर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग डीऑक्सी रिबोज बोलते हैं, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो उसी में डाइऑक्सी रिबोज जो होता है वो शुगर मॉलिक्यूल होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है, एंड 4 नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसको हम लोग एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखे थे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल है या हेलिक्स टाइप का है। दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है ना। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस तो आप देख ही लिए, है ना। शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है ना। और बेस पेयर में साइटोसिन और गुआनिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है बेस पेयरिंग। इसमें क्या है, द नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। ठीक है, ए पेयर विथ टी एंड सी पेयर विथ जी। मतलब जो ए है एडिनिन वो थाइमिन के साथ पेयर करता है और जो साइटोसिन है उसका पेयरिंग गुएनिन के साथ होता है। ठीक है, दिस कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अलाउज फॉर द एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होता है तो उस समय क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो पेयरिंग है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय नाइट्रोजन बॉन्ड्स, है ना। मतलब अभी जो एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और गुएनिन देखे, है ना, ये दोनों जो अपने आप में हेल्ड होते हैं एक दूसरे से, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। एक बार ऐसे है ना, उसके दूसरी बार उल्टा घूम रहा है ये। ठीक है, तो इसी को एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बोलते हैं। ये बेसिकली एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर बेस पेयरिंग को इंश्योर करता है। ठीक है, देन है जेनेटिक वेरिएशन। म्यूटेशंस और चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन। देखिए ऑब्वियस सा बात है, जब भी क्रोमोसोम का क्या बोलते हैं वेरिएशन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेज आएंगे, है ना, जेनेटिक वेरिएशन आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो सब लोग अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखने लग जाएंगे। तो वेरिएशन आना भी जरूरी है ताकि जो हम लोग हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग
इन्वायरमेंटल कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया में है, तो इंडिया में 4 अलग अलग टाइप के सीजन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग एक अलग सिचुएशन में रहते हैं। उसी तरह मान लीजिए कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे खाली ठंडी पड़ती है, तो वहाँ का लोग का एडेप्टेशन उस नेचर के हिसाब से होगा, है ना। तो इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो हम लोग बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है कि डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये हेलिकल शेप का होता है या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें शुगर अवेलेबल होता है, फॉस्फेट का बेस, इन दोनों का बैकबोन अवेलेबल होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस अवेलेबल होता है, ठीक है। और डीएनए जो बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतना लिख पाएंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ओके, अब देखते हैं 5 के बी का आंसर, ठीक है। इसमें पूछा गया है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में मेनली 2 टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक डीएनए और एक आरएनए, है ना। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। डीएनए के बारे में लिखा है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें डीएनए पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम सिंगल सेल बैक्टीरिया टू मल्टी सेलुलर मैमल्स। मतलब यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर सारे एनिमल्स तक डीएनए पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स एंड इन द ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बेसिकली जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जा सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा सकता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए मेम्ब्रेन में नहीं अवेलेबल होता है, किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, वो बस साइटोप्लाज्म में ही घूम रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द अदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, मोस्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव रहता है। द डीएनए मॉलिक्यूल नेवर लीव द न्यूक्लियस। मतलब डीएनए जो होता है कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता है, बट इंस्टेड यूज एन इंटरमीडिएटरी टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द सेल। लेकिन फिर भी वो इंटरमीडिएटरी की तरह वर्क करता है ताकि वो रेस्ट ऑफ द सेल से कम्युनिकेट कर पाए, उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करवा पाए, है ना। दिस इंटरमीडिएटरी इज द मैसेंजर आरएनए, है ना। आरएनए जो होता है वो मैसेजिंग को इधर से उधर करने में भी हेल्प करता है। तो आरएनए का मेनली 2 फंक्शन था, एक प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा मैसेज ट्रांसफर करना, ठीक है। अदर टाइप ऑफ आरएनए है वो आरएनए है, टीआरएनए है, और माइक्रो आरएनए है, ठीक है, जो कि मेनली प्रोटीन सिंथेसिस और उसके रेगुलेशन में इन्वॉल्व रहता है ना। तो अभी तक टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड समझ में आया होगा, डीएनए और आरएनए, और उनके फंक्शन के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ये मोनोमर यूनिट होता है जिससे मिलके डीएनए और आरएनए बनता है, ठीक है। इसीलिए लिखा है डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स विच कंटेन अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स विद डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस। मतलब डीएनए और आरएनए जो डिफर करता है वो नाइट्रोजनस बेस में डिफर करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का जो ओवरऑल बोल सकते हैं फंक्शन है वो कैरिंग आउट मेटाबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। एक एक करके और भी फंक्शन हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का। सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी ट्रांसफर। सेल के अंदर जब भी एनर्जी ट्रांसफर करने का बात हुआ या एनर्जी जनरेट करने का बात होगा तो उसमें न्यूक्लियोटाइड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब सेल में एनर्जी यहीं से प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का ही यूनिट है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग। सेल के अंदर में कोई भी मैसेज पास करना हो तो उसमें भी न्यूक्लियोटाइड हेल्पफुल रहता है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं क्योंकि आरएनए न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बनता है, तो मैसेजिंग जो ट्रांसफर होता है, जो आरएनए का फंक्शन होगा वो न्यूक्लियोटाइड का ही फंक्शन होगा, और जो डीएनए का भी फंक्शन होगा वो भी न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन होगा कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट है डीएनए रिपेयर एंड सिंथेसिस। जब भी डीएनए के रिपेयरिंग का बात आता है या नया डीएनए को क्रिएट करने का बात आता है तो उस समय भी न्यूक्लियोटाइड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। न्यूक्लियोटाइड आर इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड, है ना।
ये क्या करता है, इन्हांस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मिनरल और विटामिन इन आवर बॉडी, है ना। उसके बाद है इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड एंटीबॉडीज भी बनाता है और साइटोकाइंस भी बनाता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को पाइथोजन से बचाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारे थे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक बार समराइज कर लेते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है, फिर उसके बाद मैसेज ट्रांसफर करने में, प्रोटीन सिंथेसिस में, ये सब चीज़ में न्यूक्लियोटाइड काम आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक बार ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियोटाइड बना कैसे होता है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ से मेनली मिलकर बना होता है ना। सबसे पहला तो पेंटोज शुगर हो गया, जिसमें राइबोज हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट हो सकता है, जिसमें मोनोफॉस्फेट हो सकता है, डाइफॉस्फेट हो सकता है या ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, जिसमें प्यूरिन हो सकता है और पाइरीमिडीन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए समझ में आया होगा और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी समझ में आया होगा। ओवरऑल जो डीएनए और आरएनए का फंक्शन है, वही फंक्शन तो न्यूक्लियोटाइड भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ।